हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर जो कि जून में हुआ था, और कल भी हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व किया जो 13 जून का शिफ्ट 2 था। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एनालिसिस कर सकते हो अपनी वीक पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को। और वीक पॉइंट जो होते हैं या जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करो और जानने की कोशिश किया करो कि अगर फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इसी अच्छी आशा से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें लगभग 40 क्वेश्चन के अराउंड होंगे। 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और डीआई के नहीं है, बाकी के सारे क्वेश्चन में कंक्लूड करे गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, द उपनयन संस्कारा या फिर उपनयन सेरेमनी विच मार्क द इनिशिएशन ऑफ अ चाइल्ड इनटू अ स्टडी ऑफ अ वेदास वॉज परफॉर्म फॉर बॉयज़ एज वेल एज फॉर गर्ल्स। उपनयन संस्कार क्या होता है हमारे हिंदू समाज में जो होता है, उपनयन संस्कार एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है कि जो चाइल्ड होता है वो अपने फैमिली कल्चर से दूर जाके एक आश्रम या गुरु के पास जाता है और अपनी शिक्षा को प्रारंभ करता है। लेकिन इसमें ये बोला गया कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी ये उपनयन सेरेमनी होती थी। देखो, शिक्षा तो लड़कियों को उस टाइम मिलती थी, पर उसके लिए ये सेरेमनी सिर्फ लड़कों के लिए होती थी, ना कि गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिसीव एजुकेशन इन आश्रम एंड गुरुकुलास इन एशियंट इंडियन। हाँ, ये तो होता था कि लड़कियों को शिक्षा तो मिलती थी, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही क्लियर करा था। इसीलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वाला तो बिल्कुल ट्रू है, पर फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया क्योंकि उपनयन सेरेमनी सिर्फ बॉयज़ के लिए होती थी, गर्ल्स के लिए नहीं होती थी। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ये रहा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने से पहले कल भी हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन मिला था कि ये सेम नहीं मिला था, लेकिन कुछ इसी तरीके का था। अगर आपने ध्यान से इसको देखा होगा, एक वर्ड आया था डिडक्टिव आर्गूमेंट और इंडक्टिव आर्गूमेंट। इसका मैंने फिगर आगे दिया है, इसमें समझते हैं। जैसे इसमें देखो, डिडक्टिव आर्गूमेंट जो है और इंडक्टिव आर्गूमेंट जो है, इसमें डिडक्टिव में 100% श्योरिटी रहती है। अगर हमारी प्रेमाइसिस 1 है, प्रेमाइसिस 2 है, तो जो कंक्लूजन होगा तो वो 100% ट्रू माना जाएगा। पर अगर इंडक्टिव आर्गूमेंट में हम प्रोबेबिलिटी रहती है सच होने की, ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो हमेशा। कल भी हमने बताया था कि ये जो जाती है जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ थ्योरी जाती है, और ये जो इंडक्टिव होती है पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाती है। इसमें हम लोग 100% श्योर नहीं रहते। फिर फर्दर इसमें 2 टाइप्स हो जाते हैं कि या तो आपका स्टेटमेंट जो होगा वैलिड होगा, या फिर स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। फिर वैलिड में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक साउंड एक अनसाउंड। ये वर्ड याद रखना कि जो साउंड अनसाउंड होता है वो डिडक्टिव आर्गूमेंट में होता है, और जो कोजेंट और अनकोजेंट या वीक या जो स्ट्रांग होता है वो आपका इंडक्टिव आर्गूमेंट में होता है। ठीक है, तो इसके भी आप आगे देखो, वैलिड जो होता है वो ये बोला जाता है कि अगर आपकी प्रेमाइसिस बिल्कुल ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इसमें यही तो वो जो कंक्लूजन होगा वो हमारा कैसा होगा, वैलिड होगा। अगर इन दोनों प्रेमाइसिस में से अगर एक भी हमारा फॉल्स हो गया लेकिन कंक्लूजन तो ट्रू है, तो लेकिन हम उसको इनवैलिड कंसीडर करेंगे। फिर वैलिड में हमेशा वैलिड में या तो साउंड होगा या अनसाउंड होगा। तो साउंड कब होगा, जब हमारी दोनों या जितनी भी प्रेमाइसिस है सारी की प्रेमाइसिस ट्रू हो। और अनसाउंड कब होगा, जब हमारे इनमें से एक भी फॉल्स हो जाए तो वो अनसाउंड हो जाएगा। इंडक्टिव आर्गूमेंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब हमारे दोनों जो प्रेमाइसिस हैं, जो कंक्लूजन निकल रहा है वो हाईली प्रोबेबल है, और जो वीक तब होगा जब लो प्रोबेबल है। स्ट्रॉन्ग में भी फर्दर टाइप हो गया कोजेंट अनकोजेंट। जो कोजेंट होता है उसमें हमारी सारी प्रेमाइसिस सही होंगी, और अनकोजेंट में एटलीस्ट एक फॉल्स हो जाएगी तो अनकोजेंट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया कि जो आर्गूमेंट, पहले बताओ क्या होता है। आर्गूमेंट होता है कि हमारी जो प्रेमाइसिस थी, प्रेमाइसिस 2 थी। जैसे कि लॉयर जो होता है आर्गूमेंट के जरिए अपनी क्लाइंट को केस जिताने की कोशिश करता है, इसी तरीके से इसमें भी जो आर्गूमेंट है कुछ इसी तरीके से है कि डिफेंड करता है अपनी प्रेमाइसिस के थ्रू कि हमारा कंक्लूजन कैसे भी करके ट्रू हो जाए। तो ये वाला देखो स्टेटमेंट, आर्गूमेंट जो होता है डिडक्टिव में भी होता है और इंडक्टिव में भी होता है। तो इसको इन दोनों से परे देखो ऑप्शन में देखो डिडक्टिव आर्गूमेंट एक क्लासीफाई तो नहीं कर सकते ना कि आर्गूमेंट जो होगा हमेशा डिडक्टिव ही होगा,
और इंडक्टिव होगा, इसमें भी इंडक्टिव। तो इन तीनों में तो सवाल ही नहीं है कि आर्गूमेंट आए। तो आर्गूमेंट ये होगा अ सेट ऑफ सेंटेंसेस इन विच आर क्लेम, यानी जो हम क्लेम कर रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन ही तो क्लेम कर रहे हैं, इज डिफेंडेड विद रीजन प्रेमाइसिस। कोई कंक्लूजन निकलता है किस कारण से निकलता है, प्रेमाइसिस से निकलता है, तो वो रीजन हो गया, और जो निकल के आता है वो कंक्लूजन हो गया। तो ए का तो 4 हो जाएगा, ए का 4 ये वाले ऑप्शन में है। फिर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मैंने किस में आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बताया था, स्ट्रॉन्ग और वीक किस में बताया था, इंडक्टिव में या डिडक्टिव में, तो इंडक्टिव में बताया था। तो इन दोनों का जो ऑप्शन होगा इंडक्टिव से स्टार्ट होना चाहिए, ये डिडक्टिव से, यानी 1 तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए बता रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि जब दोनों प्रीमाइसेस जो थी वो हाईली प्रोबेबल थी, यानी ट्रू थी। एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इन विच द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइस, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, वीक, यानी डी का 2, ये पहले ही मैच हो गया ना। फिर बी का 3rd है, यानी ये वाला, एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इन विच द कंक्लूजन फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइसेस, यानी कि दोनों हाईली प्रोबेबल है प्रीमाइसेस। और अनसाउंड किस में था, डिडक्टिव में था, तो ये रहा डिडक्टिव वाला फर्स्ट में। A deductive argument that either one's invalid or has at least one false premises, अगर इसमें बोल देता कि दोनों ही, इसमें तो बोल दिया कि एक हमारी गलत हो तो हम इसको अनसाउंड बोल देंगे, अगर दोनों ही सही होता तो वो साउंड हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन मैथ का है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज हाफ, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो साधारण ब्याज है आपका 4 साल के लिए 10% की दर से, वो आधा है, किसका आधा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसका हाफ करके सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो CI निकालने के लिए जो हमारी रेट है वो दे गई 20%। अब इसमें ब्याज निकालने के लिए वैसे तो बहुत लेंदी मेथड होता है, इसमें हम सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि 20 + 20 + 20 × 20/100, तो ये आ जाएगा 44%, यानी कि ये आपका जो ब्याज परसेंट में आ गया। ये जो सक्सेसिव करके निकालते हैं ये ब्याज निकलता है परसेंटेज में। तो जो 1000 रुपये दिया रखा है वो क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल है, तो 100 की वैल्यू अगर 1000 है, हमें ब्याज निकालना है, हमारे अकॉर्डिंग ब्याज 44% आया है, तो 44% निकाल लेंगे, 1000 × 44/100, ये कट कर देंगे तो 440 आ जाएगा। ये CI आया है। अब उसने बोला था कि जो SI है वो CI का हाफ है, तो 440 का हम लोग हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 220। अगर SI आ गया तो फिर हमें प्रिंसिपल निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कल फॉर्मूला बताया था SI = P × R × T/100, इसमें SI 220 है और प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट की दर 10% है, तो यहाँ पे 10% पुट कर देंगे, इंटू T की वैल्यू 2 है, परसेंटेज हटा के /100 कर देंगे, ये 2 5 10, P = आ जाएगा 550। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द लाइक नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्गूमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखो डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आप लोग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो दोबारा देखो और रिसर्च करो, चीज़ों को पढ़ो, आ जाएगा। इससे बोला गया कि हमें इनकरेक्ट बताना है स्टेटमेंट को। पहला ऑप्शन बोला गया इनवैलिड। इनवैलिड किस में और वैलिड किस में होता था, डिडक्टिव आर्गूमेंट में होता था, और जो वीक और स्ट्रॉन्ग होता था वो आपका इंडक्टिव थ्योरी में होता था, इंडक्टिव आर्गूमेंट में होता था। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा होगा पहले पढ़ लेते हैं। एन इनवैलिड आर्गूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइसेस और कंक्लूजन। हाँ, हो सकता है ना, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी तो बात है नहीं कि हमेशा ट्रू ही होगा या हमेशा फॉल्स होगा। तो ये सही है फर्स्ट वाला, अगर ये सही है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा। सेकेंड है नो वैलिड आर्गूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। नो वैलिड मतलब वैलिड नहीं है जो चीज़, तो उसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैन हैव हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, यानी बी भी सही है तो ये नहीं होगा। डिडक्टिव आर्गूमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। ऑलमोस्ट वैलिड जैसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, या तो वैलिड होगी चीज़ें या तो इनवैलिड होंगी, दो ही तो होती हैं। उसमें टाइप्स पीछे ग्राफ में जो पढ़ा था वो वैलिड और इनवैलिड में डिवाइडेड था, फिर वैलिड को फर्दर डिवाइड करा था हम लोगों ने, तो वो इसमें नहीं है। तो और ये तो नहीं है,
यानी यही गलत है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि वैलिड डज नॉट मीन ट्रू, वैलिड का मतलब ट्रू नहीं है। हाँ सही बात है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया रखा है कि ये बोला गया एन इनवैलिड आर्गूमेंट कैन हैव प्रीमाइसेस एंड कंक्लूड दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स और एनी कॉम्बिनेशन देयरफॉर, तो ये सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग। आजकल तो ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि हर कोई ऑनलाइन लर्निंग के बारे में जानता है। ऑफलाइन लर्निंग भी अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है उसका, और ऑनलाइन लर्निंग के भी अपने एडवांटेजेस हैं। तो उनके क्या एडवांटेजेस हैं ऑफलाइन लर्निंग के पास, तो देखो लिमिटेड एक्सेस, हमसे एडवांटेज पूछा गया, ये तो क्या हो गया डिसएडवांटेज हो गया। पहले तो ऑप्शन देख के ही लिमिट हो गया। हाई कॉस्ट, ये भी क्या हो गया डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो होगा नहीं, अगर हम पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो एडवांटेज कहाँ से ही होगा। इंटरएक्टिविटी या फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा बेटर आंसर होगा, क्योंकि हम लोग फ्लैक्सिबल रहते हैं ऑनलाइन लर्निंग में, कहीं पे भी जाके कैसे भी करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम लोग अटेंड कर सकते हैं। सो सेकेंड इज़ द राइट आंसर। अगेन मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, रेशियो से है, परसेंटेज को मिक्स कर दिया है बस। देखो इसमें ये बोला गया इफ़ अ मैन इन्वेस्टेड 20,000 इन सम शेयर इन द रेशियो 2:3:5 विच डिविडेंड्स ऑफ 10%, 30% एंड 20%, मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसने 20,000 रुपये को अपने इतने रेशियो में डिवाइड कर लिया, और इतने अलग अलग जो पैसा आया उसका 10%, 30% और 20% को अलग अलग डिवाइड कर दिया ऑन द इन्वेस्टमेंट इन दैट ईयर, मतलब अलग अलग ईयर में उसने ये सोचा कि हमें इस वाले दो रेशियो में जो पैसा आएगा उसका 10% इस ईयर इन्वेस्ट करेंगे, 3 रेशियो का 30% जो आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो टोटल डिविडेंड इनकम ऑफ अ मैन निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 10% के ऊपर निकालेंगे कि उसने इन्वेस्ट कितना करा, ओवरऑल ही निकाल लेते हैं। चलो फर्स्ट वाले का ही निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 20,000 का 2 से 2 वाले वैल्यू निकाले ना, 2 अपॉन इनका सम 2, 5, 5, 10 आ जाएगा इंटू 10%, परसेंट हटाया और नीचे 0 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, 3 0 तो ये कट गई, 2 2 सा 400। फिर से निकालेंगे 3 रेशियो पे, 3/10 इंटू 30%, तीन जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। नेक्स्ट 20,000 इंटू 5/10 इंटू 20%, ये आ जाएगा 5 2 सा 10, 2 सा 20, 2,000 आ जाएगा। इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो अराउंड 4,200 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Moodle इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम लोग क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, इतनी बढ़िया तरीके से इंट्रैक्शन वाली क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा और ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाए और अपने चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। इसमें ये प्लेटफॉर्म होता है एजुकेटर के लिए, यानी कि टीचर के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो इंटरेक्ट करता है लर्नर्स के साथ। उसमें क्या करता है, डिलीवर करता है अपने कोर्स मटेरियल को और असेसमेंट करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है, कम्युनिकेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आगे, जो कि ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और जैसे कि ऑफलाइन में तो हम लोग इंटरेक्ट बच्चों से फिजिकली हो सकते हैं, उनसे उनके इमोशनल दे सकते हैं, उनके रिएक्शन दे सकते हैं कि उनको मेरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर ऑनलाइन को भी और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं LMS में। इसमें हम लोग बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, क्विज बना सकते हैं और कैसे भी करके उनको कोलैबोरेशन ग्रुप बना सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीख सके। फिर Mentimeter इज़ अ टूल, ये वाला क्या है, Moodle का ही एग्जाम्पल है। Mentimeter is a tool used for creating online survey।
यानी मेंटीमीटर एक टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है क्रिएटिंग सर्वे को करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, इसमें देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मूडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये पॉपुलर ऑनलाइन सोर्स मटेरियल होता है जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइडली। किसके लिए? क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिलीवर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए और लर्निंग कंटेंट को स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए। और क्या करता है? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटर टू इंटरेक्ट विद लर्नर्स, डिलीवर कोर्सेज मटेरियल, कंडक्ट असेसमेंट एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट। ऑनलाइन पूरा होता है और बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मेंटीमीटर भी एक ऐसा टूल होता है जो कि ऑनलाइन सर्वे करवाता है। मेंटीमीटर एक वर्सेटाइल ऑनलाइन टूल है। ये भी ऑनलाइन टूल है जो इंटरेक्टिव करता है प्रेजेंटेशन को रियल टाइम ऑडियंस इंगेजमेंट करने के लिए। लेक्चर, वर्कशॉप और इवेंट्स जो होते हैं उनमें ऑनलाइन सर्वे करके चीज़ों को और अच्छे से क्रिएटिवली किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? पोल्स होते हैं, क्यूजेस होती हैं, वर्ड क्लाउड्स होते हैं, सर्वे होते हैं, बच्चों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर ज़ोरकिन वॉज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। ये जो है इन्होंने किस चीज़ का किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? तो ये है टेलीविज़न से। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। इसमें क्या है? ये प्रोपिनेंट इंजीनियर थे, अपने इन्वेंटर किया था इन्होंने किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का। ही इज़ वाइडली एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ आइकॉनोक्लास्ट एंड अर्ली इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कैमरा ट्यूब। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी इज सांख्य स्कूल ऑफ थॉट अ वर्ड सिग्निफाई। जो वर्ड होता है वो क्या डिनोट करता है? व्यक्ति को, आकृति को या जाति को? व्यक्ति, आकृति, जाति या तीनों को? तो तीनों को ही ये डिनोट करता है। सांख्य फिलॉसफी जो थी वो ऐसी फिलॉसफी थी जो लोगों को इंटरेक्ट करती थी। जैसे व्यक्ति जो होता था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रेजेंट करता है। इसमें लिखा है स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी और पर्टिकुलरिटी ऑफ एन एग्जैक्ट और अ पर्सन। ये यूनिक पर्सनालिटी और एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है रादर देन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। मतलब जो एक व्यक्ति है वो अपने आप में इंडिविजुअल है और कॉन्सेप्ट जो है इंडिविजुअल में ही अपने आप में माना जाता है। और इसमें आगे एक्सप्लेनेशन है। इन सांख्य फिलॉसफी, सांख्य स्कूल ऑफ थॉट विच इज़ वन ऑफ द सिक्स ऑर्थोडॉक्स होते हैं, इसको भी कभी पढ़ेंगे। हमारे जो एजुकेशन के सब्जेक्ट 2 है उसमें एक यूनिट है, यूनिट 1 में एजुकेशन स्टडीज़, उसमें ये पूरे सांख्य फिलॉसफी और वेदांता वगैरह दिया गया है। फिलॉसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यक्ति डस होल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ वर्ड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब उसका अपना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को दर्शाता है। व्यक्ति इंडिविजुअलिटी है, पर्टिकुलरिटी है, स्पेसिफिसिटी है। इसमें आगे 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ गुणास बताए गए थे। गुणास से भी क्वेश्चन आता है, सत्व, रजस और तमस। रजस जो होता है, सत्व जो होता है वो ट्रुथ और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। रजस जो होता है पैशन यानी कि एक्टिविटी, इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है, अपनी क्रिएटिविटी करता है। राजा जो होता है कैसे इन्वॉल्व रहता है अपने कामों को, कितनी अच्छी तरीके से करता है। तमस जो होता है नेगेटिविटी को दर्शाता है, डार्कनेस और इनर्शिया को दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है प्रीवियस पेपर में। अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट डज द डेटा दैट इट वॉन्ट्स इज इट द। मतलब कौन सा फास्टेस्ट है? देखो पहले तो मैग्नेटिक टिप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि ये जो होता है लोएस्ट है, फिर बड़ा, फिर हायर पे जा रहा है, ये इंक्रीजिंग में ऑर्डर में है। और कैश मेमोरी और रजिस्टर, देखो इनमें से देखो रजिस्टर मेमोरी नहीं है। अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में होता तो हम उसको पिक करते। यानी ये हाईएस्ट है और फास्टेस्ट है। और इसकी जो मेमोरी जो होती है बहुत कम होती है लेकिन फास्टेस्ट होती है, इसीलिए तो फास्टेस्ट होती है क्योंकि ये जो मेमोरी है वो कम कंटेन करती है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा क्या है? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी सही हो जाएगा। मेन मेमोरी और इनके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको कभी डिस्कस करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन, हाँ इस वाले पहले पढ़ लो, फिर बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन अकर्स when the toxic burden of large number of organisms at higher trophic level is accumulated and concentrated in the organism at lower trophic level. Okay,
फिर सेकेंड स्टेटमेंट है द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स आर मैग्नीफाइड इन द एनवायरनमेंट थ्रू फूड वेव। देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है, इसमें जो एनिमल्स को फैक्टर्स बताए गए, जैसे पहले जो लोएस्ट है वह है फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिश, मैमल यानी, और टॉप प्रेडेटर मैमल। टॉप प्रेडेटर मैमल इन सबको खाता है, जो ये मर जाते हैं तो ये सब चीज़ें ये टॉप प्रेडेटर मैमल खाता है। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो डेंजरस होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, टॉक्सिक होते हैं, वो इनको लेते हैं। फिर इनको कौन खाता है, जो प्लांटें खाते हैं। तो जो पॉल्यूशन इनके पास पहुंच गया है, जो सब्सटेंसेस जो हैजार्डस हैं वो इन्होंने ग्रहण कर लिए हैं, कंज्यूम कर लिए हैं, अब इनके बाद कौन ले लेगा, इन्हीं को तो ये खाएंगे। फिर इनमें भी वो सब्सटेंसेस आ जाएंगे, फिर इसमें वो ऐड हो जाएंगे, यही सब्सटेंसेस इनमें ऐड हो जाएंगे, फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होंगे, इसमें हो जाएंगे। तो वही बोला गया बायोमैग्निफिकेशन एक वेव चेन के थ्रू आगे बढ़ता है। और एक वर्ड और होता है बायो एक्यूमुलेशन, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में लाइफ टाइम बढ़ता जाता है। जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन है, तो अगर इसने कोई चीज़ खाई तो जुड़ती जाएगी इसी के बॉडी में, तो वो बायो एक्यूमुलेशन है। जब बढ़ के जो ख़त्म हो जाएगा ये जीव, फिर ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये बायोमैग्निफिकेशन हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वो टॉक्सिक बर्डन होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर टॉक्सिक लेवल। नहीं, सबसे लोअर लेवल से ऐड होता फिर सबसे हायर पे कम जाता है, हायर लेवल पे पहुंचता है, हायर लेवल पे सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला गया द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन आर मैग्नीफाइड इन एनवायरनमेंट थ्रू फूड वेव। तो फूड वेव की तरह तो जा रहा है, ये जो बायो मैग्नीफाइड है वो फूड वेव में ही तो थ्रू जा रहा है। पहले सबसे नीचे खाया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, एक चेन ही तो बन रही है। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड इज ट्रू। The purpose of a blind study to prevent the from figuring out what the experimental wants. Second statement है interaction between the experimental and participant in always beneficial in social sciences. देखो ब्लाइंड स्टडी क्या होता है, ब्लाइंड स्टडी ये होता है कि जैसे मान लो आप कोई रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करा आपने, इन्वॉल्व करा आपने पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स भी तो इन्वॉल्व होंगे, तो पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करा। तो जो आपने रिसर्च करी वो ऐसे करी कि आपने रैंडमली लोगों को चुन लिया, फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा आपने बिना देखे ही तो इन लोगों को चूज़ करा है, तो वो आपकी रिसर्च में कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं करेगा कि आप जो चाह रहे हो वही हो, आपने रैंडमली चूज़ करा, जो रिजल्ट आएगा वो सामने होगा। तो ब्लाइंड स्टडी यही तो करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है किस चीज़ को, फिगर आउट करने में, यानी चीज़ों को छांटने में, अलग करने में, कि जो आप चाहते हो वही आ जाए। तो नहीं, ये इसी चीज़ को रोकता है कि जो आप चाहते हो वो ना जैसा हो, एक्सपेरिमेंटल जैसा हो रहा है वैसा ही रिजल्ट आए। तो ये ब्लाइंड स्टडी इसीलिए की जाती है कि आप बिना दखल अंदाजी के चीज़ों को करें। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस सर्विसेज, सोशल साइंस रिसर्च। ऑलवेज कहीं पे आ जाता है या नेवर कभी आ जाता है तो थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हमेशा ही होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही बेनिफिशियल हो, कभी कभी वो चीज़ें हमारे लिए डेंजरस भी हो जाती है। तो फर्स्ट सही था, सेकेंड इज फॉल्स। देखो उसमें लिखा भी है ब्लाइंड स्टडी पार्टिसिपेंट डू नॉट नो विच ग्रुप दे आर इन। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी नहीं पता रहता कि हम किस ग्रुप में जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जा रहे हैं या कंट्रोल ग्रुप में जा रहे हैं। इन दोनों ग्रुप का मतलब समझते हैं आप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब होता है जैसे मान लो आपका क्लास 7 का कोई सर्वे कर रहे हो या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें आपने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो एक ग्रुप में आप ऐसा कर रहे हो कि क्लास 7 के ही बच्चे दोनों ग्रुप में, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो कि इनको, जैसे आप टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेके कोई रिसर्च करना चाह रहे हो कि उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो आपने एक ग्रुप को तो वो चीज़ दी, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई, TLM वगैरह प्रोवाइड करवाया, और एक को कुछ नहीं कराया, सीधे ट्रेडिशनल मेथड से हम उनको पढ़ा रहे हैं। फिर रिसर्च करने पर रिजल्ट, हमने जब उनका टेस्ट लिया तो रिज़ल्ट आया कि ये वाले जो बच्चे थे वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे, और आपने इसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाले थे। तो ये आपका, ये वाले में जो आपने एफर्ट्स डाले, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया,
और ये कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। दिस इज डन टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट इन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। ये रोकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होने के लिए, जो आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो उसको रोकता है। एनईपी से कल भी क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी विल बी इनकरेज टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी जो होती है वो इनकरेज करती हैं कैंपस को इन अदर कंट्रीज़ में। एनईपी में ये भी बोला गया था जो अपने इंडियन कल्चर है उनको एक्सप्लोर करना है और चीज़ों को बढ़ाना है, और इसीलिए अदर कंट्री में भी हम लोगों ने कैंपस खोलने का, मतलब एनईपी 2020 में ये आया था कि हम लोग इनकरेज करेंगे अदर कंट्रीज़ में भी कैंपस खोलेंगे हायर एजुकेशन के लिए। सेकंड, ये सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी फ्रॉम अमंग द टॉप 500 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। ये भी सही है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे 500 यूनिवर्सिटीज़ को ऑल ओवर इन द वर्ल्ड जो कि इंडिया में सपोर्ट करेंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि आपको कोड दिए गए हैं कुछ, और कोड भाषा में हेल का वर्ड का मीनिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको हेल ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो हेल कहाँ है, ये रहा। तो इस पे ही फोकस होना चाहिए कि ये जो हेल है इन चार में से ही कोई एक आंसर होगा हमारा। देखो ऑप्शन में भी बहुत सारे मिल गए, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे वे है, तो वे जो है इसमें भी है और इसमें, इन दोनों में भी है। जैसे इसको अलग से डिनोट कर देते हैं, ये वे है, तो इसमें इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है। एक तो ये रहा कॉमन और एक सारा ये रहा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेल का नहीं होगा ये कैसे भी करके, क्योंकि ये तो इन दोनों में टू भी तो कॉमन है। तो वे और टू में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब और कोई चीज़ कॉमन मिल रही हो तो देखो, जैसे दा मिल रहा है, दा इसमें भी इसमें भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ताऊ मिल गए कॉमन, ये है। तो बचा कौन? हाउ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हेल का हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस टू द existing universities under the Indian University Act 1904, which among the following is incorrect? इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा गलत है। इनलार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो ये तो सही है ना, इनलार्ज करना है यूनिवर्सिटी के फंक्शन को, तो ये सही है। तो ए तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द सीनेट, हाँ ये भी सही है। तो बी नहीं होगा। हमारा आंसर मिल गया हमें सी और ई। कौन से गलत हो गए? सी और ई। ईजियर कंडीशन फॉर एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज़, नहीं ये ईजिली तो ईजियर कंडीशन नहीं थी, तो ये रॉन्ग हो गया। और इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूनिवर्सिटी सीनेट, इंक्रीज नहीं करा गया था। ये वाला हमारा क्यों सही है? क्योंकि इसमें जो था पहले न्यू प्रिंसिपल बनाए गए थे इलेक्शन को लेके। पहले गवर्नमेंट इनको चूज़ करती थी सीनेट को, लेकिन बाद में ऐसा डिसाइड किया गया था कि इसको टीचर और स्टूडेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सीनेट का। तो सी और ई सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सट्रेनियस फैक्टर। एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल में कुछ चीज़ें को चेंजेस करके देखते हैं क्या चीज़ें आ रही है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अलाउ करता है आपको एलिमिनेट करने का इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी फैक्टर, जो आपकी रिसर्च को फैक्टर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसका रीज़न है क्योंकि रिसर्च जो होती है एक्सपेरिमेंटल, वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज एज कंट्रोल एज पॉसिबल। हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके मैनिपुलेट का मतलब होता है चीज़ों को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं। तो ए आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्पेसिफिक मेथड वेयर ए रिसर्चर actively manipulate one or more independent variable while controlling extraneous variable to study their impact on a dependent variable. So this is true.
ऐसा क्यों बोलते हैं? हम लोग इंटेंशनली ये करते हैं क्योंकि मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो अच्छे से हो पाए। और एक टर्म और होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग जो चेंज करते हैं वो चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा, कंट्रोल ग्रुप डिपेंडेंट वेरिएबल में। कल इससे भी क्वेश्चन आया था, कल क्वेश्चन कन्वर्जेंट से वैलिडिटी से आया है। द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑब्जर्व इन अ सिंगल रिसर्च सेटिंग रिफर्स टू। इसमें ये बोला गया कि जो हम लोगों ने रिसर्च करी, इस तरह के जो रिजल्ट आए वो अप्लाई कर सकते हैं और भी चीज़ों में उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोलता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो इंटरनल वैलिडिटी था उसमें हम लोग क्या करते थे कि अपने कॉज एंड इफेक्ट को देखते थे, चीज़ों को छोटे से सैंपल लेते थे। अगर कोई बड़ी पॉपुलेशन में कोई एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोगों का इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो हम उस पॉपुलेशन में से छोटा हिस्सा सैंपल का लेते हैं और सैंपल में एक्सपेरिमेंटल करके देखते हैं सैंपल को, फिर कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। फिर ये जो कॉज एंड इफेक्ट आता है उसको हम लोग पूरे होल पॉपुलेशन में देखते हैं कि क्या ये सही आया कि नहीं आया, यानी जर्नलाइज करते हैं। सबसे अच्छा इसका की पॉइंट है जर्नलाइज करना। तो ऑप्शन डी सही है। ये देखिए जैसे इंटरनल वैलिडिटी, जो मैं इंटरनल इसलिए कनेक्ट करके बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल वैलिडिटी ये शो करता है कि स्टडी जो एक्यूरेट है, मेजर करा गया कॉज एंड रिलेशनशिप में। जो हम रिसर्च कर रहे थे अभी छोटी सी पर्टिकुलर चीज़ में, उसका जो रिलेशनशिप है वो सही कितना है, एक्यूरेसी ज़्यादा देखते हैं। अगर नहीं आ रही तो हम उसको अपने एक्सटर्नल फैक्टर को हटा के चीज़ों को सही कर लेते हैं। और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? फोकस करता है रिजल्ट पे, ये रिजल्ट पे फोकस करता है। फोकस ऑन वेदर द फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। जो रिसर्च आई है उसको अप्लाइड करना है ब्रॉडर पे, ये छोटे से चीज़ों पे करता है, ये देखो पूरी पॉपुलेशन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। Danny is buy a new computer that has an LED display. Which of the following statement LED displays are true? True बताना है, ये कौन सा होगा? It is flat panel display, सही है, फ्लैट तो होता ही है LED. It creates images using red, green, blue lights, RBG का प्रयोग करता है, सही है. It is not energy efficient and gives off heat, नहीं, this is wrong. It can be used in mobile devices such as smartphone and tablets. इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली कर सकते हैं. It is always, जैसे हम लोग मोबाइल में लगी रहती है ना, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन रहती है. It always a front lit display. इसकी जो डिस्प्ले होती है हमेशा फ्रंट लिट रहती है. नहीं, तो ई नहीं होगा, सी और ई नहीं है, तो ए बी डी. NEP 2020 से क्वेश्चन है. NEP 2020 एट प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया इज ओनली लेस देन 1% ऑफ GDP. GDP जो होता है एजुकेशन में 1% से भी कम है अपने इंडिया में. और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. हाँ, ये उसमें करा गया था. NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, बिल्कुल सही है. और इसमें GDP भी लेस देन 1% है, ये भी सही है. तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. NEP तो घोर के पी जाना चाहिए, इतना आज का फेमस टॉपिक है कि हर चीज़ में पूछा जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड. इसके देखो GDP सभी याद रख लो कि जो 0.69 GDP है वो कितनी है इंडिया की, और जो USA की है 2.8% है, और 4.3 इसराइल की और 4.2 साउथ कोरिया की. कैपिटल पनिशमेंट इज मोरली रॉन्ग. कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये इथिकल इवन यानी नैतिक रूप से इम्पॉसिबल टू इन्फ्लिक्ट दैट एज पनिशमेंट. मतलब ये घूम फिर के वही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ऐसा कहते हैं. जैसे वही चीज़ हो जाएगी ना कि घूम फिर के कोई चीज़ को आप कह रहे हो, प्रूफ नहीं कर पाए, घूम फिर के उसी चीज़ पे आ गए, तो ये होता है, इसको बोलते हैं, ये फैलिसीज होती हैं जो डिडक्टिव में आती है,
पहली चीज़ होती है बैगिंग द क्वेश्चन, कि घूम फिर के आप उसी चीज़ पे आ जाओ, तो वो होती है बैगिंग द क्वेश्चन। एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। देखो नॉइज पॉल्यूशन जो होता है वो आपको आपके लिए बुरा है, आपके बुरा इफेक्ट पड़ता है फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे, बिल्कुल सही है। और एडवर्सली दोनों में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बोला गया। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके कान फिजिकली ख़राब हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल यानी आपकी मेंटल एबिलिटी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू। ये वाला क्वेश्चन आपका आईसीटी से पूछा गया है। इसके लिए एक फिगर, हाँ ये रहा, इससे बहुत सिंपली तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपली डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है? ये कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, वन वे है या टू वे या बोथ साइड है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिर्फ आप चीज़ों को सेंड कर पाते हो बस, और इसको रिसीव न करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो सिंपली सिंप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? या तो एक बारी में आप इनको सेंड कर पाओगे या फिर इसको सिर्फ रिसीव कर पाओगे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाओगे। इसमें क्या था कि आपसे भेज ही पा रहे हो तो रिसीव नहीं कर पा रहे हो, इसमें रिसीव तो कर पा रहे हो पर एक बार में ही कर पा रहे हो। पर फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? आप यहाँ तुरंत भेजो, यहाँ से तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इंस्टेंट मैसेज हम लोग किसी को करते तुरंत वहाँ से हमें रिसीविंग मिल जाती है कि हाँ रिसीव हो गया है मैसेज। अब क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। सिंप्लेक्स बोला जा रहा है, सिंप्लेक्स में क्या था? या तो सिर्फ हम भेज पाएंगे या बस भेज ही पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा इसका आंसर? डाटा कैन ओनली बी रिसीव्ड। फर्स्ट का हो जाएगा, सेकंड। फिर डुप्लेक्स का बोला गया डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव एट द सेम टाइम, या तो भेज पाओगे या फिर उसको प्राप्त कर पाओगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो आईएसए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आईएसए का पहले तो फुल फॉर्म ही सबने यहाँ पे लिखा ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ये जो होता है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इंडिया में भी कहाँ? गुरुग्राम में। फिर इसकी जो स्थापना हुई थी, पहले तो इसको लॉन्च करा गया था। जो लॉन्चिंग डेट थी इसकी वो थी नवंबर 30, 2015। याद रखना 2015। पर जो साइन हुए थे ऑफिशियली, वो जो साइन हुए थे 15 नवंबर 2016, और जो लॉन्च हुआ था वो कोप 21 में हुआ था, और जो साइन हुआ था वो कोप 22 में हुआ था। और इसकी जो मीटिंग थी सिग्नेचर वाली वो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पता ही चल गया, गुरुग्राम में है, पेरिस इसका साथी है। पर इसमें ये पूछा गया आपसे कि जो आपकी आईएसए है वो कहाँ, कौन कौन सी इसमें कंट्री शामिल होती हैं। इसमें देखो ये आपकी जो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच की कंट्रीज है इनको आईएसए में शामिल करा गया है। ये क्यों करा गया है? क्योंकि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ISA was founded in 2015 with the goal of promoting
एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन दिस कंट्रीज। इन्हीं जो हमने अभी बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये असाइनमेंट बनाया गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता दिया कि कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बता दिया कहाँ पे लाई करता है। ये इनमें क्या क्या गोल्स हैं, प्रमोट करना सोलर एनर्जी को इन जो मेंबर्स हैं उनमें, और फैसिलिटेट करना है ट्रांसफ़र ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का इन सब भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब ओवरऑल आपको याद रखना है सोलर अलायंस सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक अलायंस बनाया गया है, और ये इसमें कौन शामिल है, इंडिया और पेरिस शामिल है। इसको फाउंड कब करा गया था, 2014 में करा गया था, और ऑफिशियल सिग्नेचर 2016 में हुए थे। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी कल आया था पर अलग तरीके से आया था। इसे बोला गया रिसर्चर कंप्यूट सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट R1 R2 R3 R4 फ्रॉम 4 डिफरेंट सैम्पल्स और ऑब्टेन पी वैल्यू पॉइंट इतने 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 कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट एट 1%। तो कल बताया था कि जो 1% है पहले तो कितना होगा, 0.01 होगा, और इससे जो कम वैल्यू होगी वही कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। तो इसमें से कौन सा कम है आपका, 0.099 तो बड़ा हो गया, 0.99 भी बड़ा हो गया, 0.05 भी बड़ा है, 0.005 यानी R4 की वैल्यू है ना ये, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ICT से क्वेश्चन है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका डेसिमल नंबर दे रखा है, हमें बाइनरी में इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, इसका कैसे होता है, पहले तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। एक तो इसका जो प्योर पार्ट है यानी कि होल नंबर है 85, और डेसिमल पार्ट इसको अलग कर लो। तो 85 के लिए कैसे करेंगे, इसको सिंपली जैसे करते हैं 2 से डिवाइड करके, जैसे कैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 0, 0। और इसको फिर उल्टे में ऐसे लिखते हैं, नीचे से 1 0 1 0 1 0 1। तो 1 0 1 0 1 किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 2 ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका बैक पार्ट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल 1 to 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जो डेसिमल के यहाँ जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर होगा वो हम लोग को लिखना है। पहले तो ये आ गया 2 5 इंटू 2, फिर से करेंगे, अब 1 आ गया ना, यहीं पे हम लोग को स्टॉप हो जाएंगे। फिर कैसे लिखेंगे इसको, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, बना गया। तो ये जो हमारे डेसिमल के इस साइड वाले नंबर है ना, इन्हीं को हमको लिखना है, वो भी ऊपर से नीचे। इसी में हम लोग लिख देते हैं डेसिमल 0 0 1। ये रहा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। CBCS हैज़ बीन अडॉप्टेड ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड सिस्टम, यानी कि CBCS असाइन ग्रेडेड्स बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ कोर्स। तो ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही अडॉप्ट नहीं किया जाता, बल्कि कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको कंडक्ट कराया जाता है। CBCS होता क्या है, ये होता है आपका ऑनलाइन कोर्सेज जो कि प्रोवाइड करवाते हैं असेसमेंट के लिए, आपको क्रेडिट देने के लिए, ग्रेड देने के लिए, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ ओनली लगा है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही नहीं, बल्कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी हम लोग CBCS का यूज़ करते हैं। CBCS असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ कोर्स। हाँ, ये वाला सही है जो कि मैंने बताया, तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा। देखो ये क्या क्या करता है, हमारा मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोग्राम होते हैं कोर्सेज के वो, और क्लियर करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं ड्यूरेशन का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, असेसमेंट करते हैं, ग्रेड देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स, मतलब ग्रेडिंग करता है, ग्रेडेड करती है, असेसमेंट करता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट कराता है, और आपको चॉइस प्रोवाइड कराता है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इमिटेड
फ्रॉम व्हीकल्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आपके हैजार्डस गैसेस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, वो होते हैं आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आपके जो पैरावैग्निक किरणें से निकलने वाली ओजोन किरणों को जो प्रभावित कर रही हैं, उन्हीं को वीओसी बोलते हैं। वीओसी सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, वीओसी आर इमिटेड फ्रॉम सम ट्रीज। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कुछ कुछ ट्रीज जो होते हैं जो एक ट्री कोई अलग इंसेक्ट को प्रभावित करने के लिए कुछ गैसेस को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेकार होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो इसमें लिखा है पहला वो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाई वेपर प्रेशर होता है, जो इजीली इवेपोरेट करके एयर में चले जाते हैं। और जो आपके ट्रीज होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कॉज बाई मोनोटर्पिनाइंस विच आर अमंग द ग्रुप ऑफ वीओसी, अट्रैक्ट करते हैं कुछ पॉलिनेटर्स को, रिपेल हार्मफुल इंसेक्ट एंड एनिमल्स। कम्युनिकेशन की यूनिट से ये क्वेश्चन है, प्रोपोगेंडिक कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रुथ नॉट नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। ठीक है, ये फॉल्स है। देखो प्रोपोगेटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे कि आप चालाकी से बात करो कि झूठ को भी आप सच साबित कर दो, इस तरीके से आप कुछ अपनी चीज़ों को पेश करो कि झूठ भी लोगों को सच करे। प्रोपोगेंडा जैसे कि पॉलिटिक्स में बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं, कोई आप गलत काम भी करो तो आपको इधर उधर की बात करके आप कहीं ना कहीं से कैसे भी स्टेटमेंट दे के आप उसको सही साबित करने की कोशिश करते हो। तो वही बोला गया है कि रिकॉग्नाइज करता है फैक्ट को, डेट ट्रुथ नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्स। से बोला कि हम अलग नहीं कर सकते फॉल्स को, जबकि कर सकते हैं ना अलग। सेकंड है मीडिएटेड प्रोपोगेंडा प्रोसेस ब्लर मतलब चीज़ों को छिपाता है ट्रुथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू परसुएसिव। हाँ छिपाते तो हैं, इधर उधर की बातें करके हम सच को दबा के झूठ को ही बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन से हमको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखना है। टीचिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले टीचिंग करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि टीचर अपनी बात को बच्चों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए और बच्चे भी अपनी बात को या अपने डाउट्स को टीचर के सामने खुलकर बता पाए। तो ये होने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप इन्वायरमेंट अच्छा रख सकते हैं, बच्चों से कनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कंटेंट क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी यानी कंटेंट नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें रिक्वायरमेंट क्या लगेगी आप समझते हैं। फर्स्ट बोला गया टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन करिकुलम। करिकुलम में जो इंक्लूड होता है क्या वही टीचिंग होता है? नहीं, ये रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना टीचिंग में। गुड कम्युनिकेशन स्किल, हाँ डेफिनेटली गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए टीचिंग में। यूजिंग अ रिजिड टीचिंग, आप लोग रिजिड करोगे तो बच्चे फ्लेक्सिबल कैसे महसूस करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, डेफिनेटली। एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट, डेफिनेटली, यानी कि हमारा हो जाएगा ए डी और ई, ए डी ई, सॉरी ए नहीं है ना इसमें, बी डी ई। नेक्स्ट, ये सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे, आपकी सीरीज जा रही है। सबसे पहले आप इसमें क्या करो कि 1.5 से 4 कैसे हो सकता है। आप इसमें 2.5 इसमें जब ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद आप इसमें क्या ऐड करोगे, 3.5, फिर क्या ऐड करोगे 4.5, फिर 5.5, फिर 6.5, देन 7.5 एंड एट द एंड हमें 8.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे सीरीज बन जाएगी 40 आ जाएगा आंसर। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एडेड टू, यानी जो एजुकेशन कमीशन आया था उसने कितने एजुकेशन फार्मूला दिया था, ये तो सभी को ही पता होगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था। तो इन 3 लैंग्वेज फार्मूले में किसकी बात की गई थी, पहली जो लैंग्वेज थी वो बात की गई थी मदर टंग की। सेकेंड जो बात थी हमारी हिंदी भाषा थी, और जो थर्ड थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी।
एनईपी में भी मदर टंग को बहुत प्रमोट करने की बात की गई है। लाइट वाटर रिएक्टर्स आर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें बोला गया कि वो ऐसा क्यों है। Which use heavy water as coolant, which was graphite as moderator, which use ordinary water as moderator, which use steam as moderator। जो लाइट वाटर रिएक्टर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी वाटर को एज मॉडरेटर के रूप में यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या होती है, जिसमें हम लोग मास कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, वही होता है डिजिटल मीडिया। तो इसे बोला गया कि कौन से एडवांटेजेस हैं हमारे डिजिटल मीडिया के। तो पहला बोला गया कि नेटवर्क कम्युनिकेशन इज़ अवॉइडेड, कम्युनिकेशन अवॉइडेड नहीं कर सकते नेटवर्क कम्युनिकेशन में, तो डिजिटल मीडिया होगा कैसे। पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, बिल्कुल सही बात है, मीडिया कंटेंट कर सकते हैं। द एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर इन राइट टाइम, जो डिलीवर आप प्रोडक्ट कोई बनाया या कुछ बनाया आपको डिलीवर करना है तो सही टाइम पे आप उसको कर सकते हो। डी ऑप्शन बोल रहा है रिप्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस आर लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हो, अपना टाइम बचाते हो, अपना इन्वेस्टमेंट बचाते हो डिजिटल मीडिया की हेल्प से, इसीलिए वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बिल्कुल इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है, बिल्कुल है, तो हमारे बी, सी और डी सही हो जाएंगे। Which of the following are the benefit of collaborating learning environment। collaborating learning environment क्या होता है कि मान के चलो आप कोई क्लास में हो, टीचर ने कोई ग्रुप बना दिए तो इस ग्रुप को कोई अलग टास्क दिया, इस ग्रुप को कोई अलग टास्क दिया, लेकिन इस ग्रुप में जो भी मेंबर होंगे उनका सेम ही तो टास्क होगा, तो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। इसका अलग टास्क दिया होगा तो कोलैबोरेट कर पाएंगे। तो कोलैबोरेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट यही होता है कि जिनका एक ही उद्देश्य होता है, वो एक साथ पीयर ग्रुपिंग में चीज़ों को कुछ कहते हैं कि आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, जिससे क्या होता है बच्चों में एकता बनी रहती है, चीज़ों को सीखते हैं। पीयर ग्रुपिंग इसीलिए तो किया जाता है कि बच्चे एक दूसरे से सीखें। तो इसमें यही बोला गया कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन स्किल, जब ग्रुप में बच्चा रहेगा तो कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव होगी। फिर बोला कि डिक्रीज़ करता है अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसको डिक्रीज़ कर देता है, डिक्रीज़ नहीं बढ़ा देता है अंडरस्टैंडिंग को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इंक्रीज़ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही बढ़ेगा, जब ये कर लेंगे तो उनका मोटिवेशन ही बढ़ेगा कि हाँ हमने कर दिखाया। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल फीडबैक, मोर अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है। इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग इनएबिलिटीज़, बिल्कुल, यानी सिर्फ हमारा एक ही गलत है इसमें बी, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द जार डज नॉट एग्जिस्ट इन इज़ कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। ये देखो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े स्मूथली हो जाते हैं अगर थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगाते हैं। रियलिटी में इसमें लॉजिक लगाने की ही नीड रहती है। इसमें बोला गया कि जो जार है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये बोल दिया उसने कि जो सारी चीज़ें काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नॉन एग्जिस्टेंस हो गई। कुछ तरीके से तो हमारी चीज़ सही है ना। फिर बोला कि जार विल एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो पहले नहीं करता था, नॉन एग्जिस्टेंस था। तो बोथ स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में ट्रू है। शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट the users can try out for the trial period only before being charged। शेयरवेयर जो होता है कुछ समय के लिए ट्राई करने के लिए वो पीरियड दे देता है कि आप इस पर ट्राई कर लो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको बाद में आपको उसको चार्ज कुछ पे करना पड़ेगा, तो ये सही बात है। फिर फ्रीवेयर की बात की गई कि ये डेट इज यूज़र कैन डाउनलोड फ्री ऑफ चार्ज दैट दे कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड ऑफ एनी वे, यानी आप सॉफ्टवेयर को तो फ्री में डाउनलोड कर पाओगे पर उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो किस वे से जाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम ही तो बता करोगे कि आपको आकर रिसर्च करनी है तो किस में करनी है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ये है, फिर उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप और जगह देखोगे कि और किस किस ने इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को करा है तो उनके क्या रिजल्ट आए। तो फिर आप रिव्यू करोगे लिटरेचर को, यानी बी, पहले आप
अपनी प्रॉब्लम ढूंढोगे, फिर रिव्यू करोगे लिटरेचर्स को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे डाटा को। इसमें और भी ऑप्शन होने चाहिए थे कि आप हाइपोथेसिस को करोगे, इसको चेक करोगे। खैर इसमें इतने में ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने पहले क्या करा, आइडेंटिफाई करा, लिटरेचर रिव्यू करा, कलेक्ट कर लिया डाटा को। उसके बाद एनालाइज करेंगे, जो डाटा हमने कलेक्ट करा उसके हिसाब से क्या एनालाइज करेंगे कि हमारा क्या डाटा का रिजल्ट आया, ई। फिर रिपोर्ट करेंगे यानी सी। तो ये मैच हो गया। फीडबैक इज़ इमीडिएट इन कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होता है कि आपने किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करी तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, वही चीज़। जैसे आपने मैसेज यहाँ भेजा, यहाँ से अगर इसको प्राप्त हो गया तो ये मैसेज बोलेगा ओके ठीक है हाँ, तो ये आपका फीडबैक हो गया इस मैसेज के लिए। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि फीडबैक इज़ इमीडिएट इन डैश कम्युनिकेशन। आपको इमीडिएट तुरंत के तुरंत कब आपको फीडबैक मिल जाएगा, प्रिंट में, ब्रॉडकास्ट में, टॉप डाउन में, फेस टू फेस। फेस टू फेस में मिलेगा ना, कि जब आप बात कर रहे हो तुरंत तुरंत वो आपको आंसर करता जाएगा, तो इमीडिएट मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मीडिएटेड परसुएशन। आप जैसे कोई मैसेज भेज रहे हो किसी को, ठीक है, और मैसेज वाली बात नहीं, जैसे आप कोई सर्च कर रहे हो या कुछ ढूंढ रहे हो, तो वो क्या चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी उस दौरान, तो वही चीज़ बोला गया। पहला है एक्सटेंडेड मीडिया रीच। ये क्या आपको इफ़ेक्ट करेगी, नहीं, ये तो आपको फैसिलिटेट करेगी कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हो, मीडिया को और यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि फैसिलिटेट करेगी। राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। मीडिया डिफरेंसेस हो सकता है कि आप जो ढूंढ रहे हो और जो आपको मिला वो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। और ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, ये वाला अफेक्ट कर सकता है। और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आप उसकी क्या क्वालिटी है, यानी CDE। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द रेफर टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेज, मतलब एक ही चीज़ के आप अलग अलग वे हो, जिससे पीपल को कैन एक्सेस मीडिया कंटेंट, जिससे वो कंटेंट कर सकते हैं, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है मोर स्पेसिफिक ऑडियंस पे पहुंचने के लिए। A man travel from his home to office at the speed of 4 km/h and reaches his office 30 minutes late. If his speed had been 6 km/h, he would have reached office 5 minutes early. Find the distance of his office from the home. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बताते हैं। पहले तो S1 क्या है, ये आपका 4 km/h रहा। सेकंड आपकी स्पीड क्या है, 6 है, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। डेल्टा टी कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे भी वो लेट हो रहा है, यहाँ पे जल्दी, यानी दोनों चीज़ें अपोजिट है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों लेट पहुँचते तो माइनस कर देते, या दोनों जल्दी पहुँच जाते तो भी माइनस करते, बस डिफरेंट चीज़ों में हम लोग प्लस कर देंगे, यानी 30 + 5 35 मिनट। और सारी चीज़ें हमारी आवर में दी गई हैं, तो इसको भी हम आवर में चेंज कर लेंगे। 6 से 10 टाइम कट गया, ये 2 से 2 2 जा, और 2 5 जा, और 5 7 जा, तो 7 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा, या आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।